नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। हम प्रश्न पत्र 11 के अंतर्गत भाषा के विविध रूप, ये जो दूसरा टॉपिक है, ये हम देख रहे थे। और इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बोली से संबंधित कुछ बातें जो है आपको विस्तार से समझाई है। अब भाषा का अगला जो रूप है उसका नाम है परिनिष्ठित भाषा। मतलब बोली से ऊपर की अगर कोई भाषा है तो वह है परिनिष्ठित भाषा। तो उसके बारे में जानकारी मैं आपको दे देता हूं। साथ ही साथ इसको स्पष्ट करते समय कुछ बोली के साथ तुलना करके भी कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, ताकि आपको बोली और परिनिष्ठित भाषा के भीतर अंतर करने आ जाएगा। तो देखिएगा, परिनिष्ठित भाषा को एक प्रकार से साहित्यिक भाषा भी कहा जाता है, उसको मानक भाषा भी कहा जाता है, उसको सृजनात्मक भाषा भी कहा जाता है। सबसे पहले परिनिष्ठित शब्द का अर्थ समझ लीजिएगा। परिनिष्ठित शब्द का अर्थ है जिसका परिष्करण किया गया है या जिसको शुद्ध किया गया है। परिष्करण के आधार पर जो भाषा शुद्ध रूप में इस प्रयोग में लाई जाती है उसको परिनिष्ठित भाषा हम कहेंगे। साथ ही साथ इसको साहित्यिक भाषा भी कहा गया है। परिनिष्ठित भाषा ही साहित्य लेखन के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसको मानक भाषा भी कहा गया है। इसका मतलब यह है कि जिसको सबके द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसको सबके द्वारा मान्यता दी गई है कि इस रूप में इस भाषा को लिखा जाए या उस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाए, तो ये मानक भाषा भी है। और अगली बात मैंने कही थी कि परिनिष्ठित भाषा को ही सृजनात्मक भाषा भी कहते हैं। सृजनात्मक भाषा से तात्पर्य है कि नवनिर्माण की, सृजन से तात्पर्य है नवनिर्माण। तो नव लेखन की, नव रचने की जो भाषा है वो परिनिष्ठित भाषा है। तो इस प्रकार से परिनिष्ठित जिसको शुद्ध किया गया है, अशुद्धता उसकी निकाल दी गई है, वह परिनिष्ठित भाषा है। जिसको सबके द्वारा मान्यता दी गई है वो एक मानक भाषा है, उसको ही परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। जिसके माध्यम से साहित्य लिखा जाता है इसको साहित्यिक भाषा भी कहा जाता है। साथ ही साथ जिसमें नया कुछ लिखा जाता है, नवनिर्माण कुछ लिखा जाता है या किया जाता है, इसलिए इसको सृजनात्मक भाषा भी कहते हैं। तो इन नामों से परिनिष्ठित भाषा को जानते हैं या भाषा विज्ञान में इसके पर्यायी नाम भी दिए जाते हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि परिनिष्ठित भाषा व्याकरण पर आधारित होती है। बोली के संदर्भ में हमने बात कही थी कि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता, लेकिन परिनिष्ठित भाषा जो है पूर्ण रूप से व्याकरण पर आधारित होती है। उसका एक अपना व्याकरण होता है और उसी के अनुसार ही परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग वहां पे होता है। अगली बात, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति के क्षेत्र में परिनिष्ठित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। विज्ञान के जितने भी संशोधन चलते हैं, रिसर्च चलता है, उसमें परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता हुआ दिखाई देगा। साहित्य लेखन में भी परिनिष्ठित भाषा इस्तेमाल होती है। और संस्कृति की परिचायक के रूप में अगर किस भाषा को चुना जाता है तो वो भाषा भी जो है परिनिष्ठित भाषा होती है। अगली बात उसके बारे में कह सकते हैं, इसका प्रयोग ज्यादातर जो है पढ़े लिखे शिक्षित लोग करते हैं। मतलब यह भाषा जो है शिक्षित लोगों की भाषा है और ज्यादातर इसका प्रयोग शहरों में होता है। बोली के बारे में हमने देखा था कि बोली का प्रयोग गांव, कस्बों, देहातों में वहां पे होता है, लेकिन परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग शहरों में पढ़े लिखे लोगों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन बोली जो है अनपढ़ गांव के लोगों द्वारा वहां पे बोली का इस्तेमाल होता है। तो ये भेद जब तक हम एक दूसरे के सामने नहीं रखेंगे तब आपको वहां पे ये समझ में नहीं आएगा कि बोली और किसे कहे और परिनिष्ठित भाषा किसे कहे। तो दोनों बातें जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगली बात है परिनिष्ठित भाषा के बारे में। परिनिष्ठित भाषा में अलंकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अलंकरण से तात्पर्य क्या है कि भाषा का सौंदर्य बढ़ाने वाला तत्व जो है अलंकरण की प्रवृत्ति हम उसको मानते हैं। मतलब जिसके माध्यम से भाषा का सौंदर्य बढ़ता है, जिसके साहित्य के भीतर जो हमने इसके पहले अलंकार वगैरह जो पढ़े हैं, तो शाब्दिक अलंकार, अर्थालंकार, ये जो अलंकार के प्रकार है और उसके आधार पर जो भाषा का जो भी कुछ प्रयोग होता है और उस प्रयोग के आधार पर वहां पे भाषा का सौंदर्य वहां पे बढ़ाया जाता है
और ये अलंकरण की प्रवृत्ति जो है परिनिष्ठित भाषा में देखने को मिलती है। ये बात इसके संदर्भ में कह सकते हैं। अगली बात है, भाषा के राजभाषा, राष्ट्रभाषा आदि रूप परिनिष्ठित भाषा के विकसित रूप होते हैं। मतलब कोई परिनिष्ठित भाषा जैसे जैसे उसका दायरा बढ़ता है, उसका प्रयोग बढ़ता है, लोगों के बोलने वालों की संख्या बढ़ जाती है, वैसे वैसे वह परिनिष्ठित भाषा ही धीरे धीरे राजभाषा बनती है। राजभाषा से तात्पर्य प्रशासन की भाषा, राजकाज की भाषा, और धीरे धीरे वही भाषा राष्ट्रभाषा बनती है। राष्ट्रभाषा से तात्पर्य है किसी एक देश की भाषा, जिसको राष्ट्रभाषा कहेंगे, जिसको संपूर्ण देश में बोला जाता है। तो ये बात हम ध्यान में रखिएगा कि परिनिष्ठित भाषा ही विकसित होते होते राजभाषा और राष्ट्रभाषा के पद पर आ जाती है। अगली बात है, परिनिष्ठित भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, लेकिन बोली में वैसा नहीं है। बोली में एक तो लिखित तौर पर बोली देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बोलते समय अपने ढंग से बोली वहां पे बोली जाती है। लेकिन परिनिष्ठित भाषा के बारे में ऐसा नहीं है। परिनिष्ठित भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, अर्थात स्पष्ट है कि आपको जो लिखना है वही वहां पे बोला जाता है। मतलब उसमें कोई भी वहां पे परिवर्तन नहीं आता है। अगली बात है, परिनिष्ठित भाषा के संदर्भ में, परिनिष्ठित भाषा में पत्र पत्रिकाएं निकलती है, समाचार पत्र निकलते हैं। इसमें देश विदेश के शब्द समाहित हुए दिखाई देते हैं। अर्थात परिनिष्ठित हम जो समाचार पत्र पढ़ते हैं उसमें छपी जाने वाली जो भाषा है वो परिनिष्ठित भाषा है। मतलब उसमें जो भाषा का प्रयोग मिलता है वह देश भर की भाषा या देश में समाहित जितने भी शब्द है उन समाचार पत्रों में आपको लिखे हुए दिखाई देंगे। इससे तात्पर्य यह है कि परिनिष्ठित भाषा में पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, अखबार वहां पे छापे जाते हैं। अगली बात परिनिष्ठित भाषा के बारे में कह सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र में लेखक एवं कवियों की भाषा होने के कारण इसे सृजनात्मक भाषा भी कहते हैं। मैंने अभी कहा था कि सृजनात्मक भाषा से तात्पर्य है कि जिसमें कोई लेखक कवि अपनी रचना लिखता है, अर्थात रचना लिखता है। इसका मतलब यह है कि कोई कवि कविता लिखता है तो उसकी अपनी रचना, मतलब नई कविता वो लिखता है, नवनिर्माण वो करता है। सृजन की भाषा उसको ही कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिनिष्ठित भाषा सृजनात्मक भाषा भी होती है। अगली बात हम कहेंगे, परिनिष्ठित भाषा के बारे में अंतिम बात और एक वहां पे आ जाती है। परिनिष्ठित भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है। बोली के संदर्भ में हमने ये बात देखी थी कि बोली जो है शिक्षा का माध्यम नहीं होती, लेकिन परिनिष्ठित भाषा जो है शिक्षा का माध्यम होती है। अर्थात हमारे देश में जो भी शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन होता है वहां पे प्रयुक्त होने वाली भाषा जो है परिनिष्ठित भाषा है। तो इस प्रकार से लगभग 10 तथ्य जो है या बातें जो है हमने परिनिष्ठित भाषा के बारे में देखी है। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं ताकि आपको वो अच्छी तरह से याद आ जाए, परीक्षा में भी इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहली बात हमने देखी थी, इसे साहित्यिक भाषा कहते हैं, मानक भाषा कहते हैं, सृजनात्मक भाषा कहते हैं। साथ ही साथ दूसरी बात वहां पे आ जाती है, यह व्याकरण पर आधारित भाषा होती है, अर्थात इसका अपना व्याकरण होता है। तीसरी बात हमने देखी है, विज्ञान, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। चौथी बात है, इसका प्रयोग ज्यादातर पढ़े लिखे लोग, सुशिक्षित या शिक्षित लोग जो है करते हैं। पांचवी बात है, परिनिष्ठित भाषा में अलंकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जो भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं उसको अलंकरण कहते हैं। छठी बात है, भाषा के परिनिष्ठित भाषा के ही आगे जाकर उसका अगर विकास हो जाता है तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा के पद पर भी परिनिष्ठित भाषा का रूप ही वहां पे विराजमान हो सकता है। अगला है, परिनिष्ठित भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, बोलने में और लिखने में अंतर नहीं आता। अगली बात है, आठवीं, परिनिष्ठित भाषा में समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं और देश विदेश की शब्दावली जो है इसमें समाहित होती है। नौवीं बात है, साहित्य के क्षेत्र में लेखक एवं कवियों की भाषा होने के कारण इसे सृजनात्मक भाषा कहते हैं। और अंतिम है, परिनिष्ठित भाषा शिक्षा का माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है या परिनिष्ठित भाषा के माध्यम से शिक्षा
दी जाती है, अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है। तो इस तरह से लगभग 10 बातें जो है परिनिष्ठित भाषा के बारे में मैंने आपके सामने रखी है। दोनों बातें जो है मतलब बोली के संदर्भ में और परिनिष्ठित भाषा के बारे में जो भी कुछ कहा गया है, एक दूसरे के साथ अगर तुलना करके हम समझेंगे तो मुझे लगता है कि बोली क्या है और परिनिष्ठित भाषा क्या है, इसको समझने में आसानी हो जाएगी। अगले लेक्चर में मैं अगले भाषा के रूप के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।